हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे पिछले लेसन में जो चल रहा था टॉपिक प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसको आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसमें प्लेटो ने क्या किया कि अपना जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया उससे पूर्व जो तत्कालीन समय में प्रचलित जो न्याय के सिद्धांत थे 3, उनका उन्होंने खंडन किया। तो उस समय में तत्कालीन समय में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे? पहला था उसमें परंपरागत सिद्धांत, दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत, तीसरा था कार्य कारण सिद्धांत। देखिए, परंपरागत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन थे? सिफालस और पॉलीमार्क्स। दूसरा जो था क्रांतिकारी सिद्धांत, उसके थे थ्रेसिमेकस। तीसरा उसका था ग्लाउकन। देखिए, इन तीनों न्याय सिद्धांतों की चर्चा की हमने, तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन चीज़ निकल के आई। वो तीनों में कॉमन चीज़ क्या थी कि ये न्याय को क्या मानते हैं? न्याय को बाह्य मानते हैं। अर्थात अगर दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो ये कानून के दृष्टिकोण के हिसाब से ये न्याय को देखते हैं। लेकिन अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो न्याय को क्या मानता है? प्लेटो न्याय को आत्मा का तत्व मानता है। क्या मानता है? आत्मा का तत्व मानता है। अर्थात ये कहता है कि न्याय बाह्य न्याय होकर क्या है? अंतरात्मा का ही तत्व है, अंतरात्मा में ही विद्यमान होता है। इसलिए प्लेटो क्या करता है? तत्कालीन समय में तीनों सिद्धांतों को अस्वीकार कर देता है और ये कहता है कि ये तीनों न्याय सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हैं वो वास्तव में न्याय को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है। और इन तीनों का खंडन करने के बाद स्वयं अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जो कि निम्नानुसार है। देखिए, प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय क्या है? अंतरात्मा की आवाज़ है। और इसी कारण उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति होता है उसमें 3 प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। व्यक्ति में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण या तत्व होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बुद्धि, दूसरा है शौर्य और तीसरा है इंद्रिय तृष्णा। ठीक है। उसने कहा कि मनुष्य की जो अंतरात्मा होती है या फिर मनुष्य जो होता है, व्यक्ति होता है, उसमें 3 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ये 3 तत्व उसमें विद्यमान होते हैं। इसके साथ साथ में प्लेटो ने एक स्टेटमेंट दिया कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। वृहद यानी बड़ा रूप है। यानी कि प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य क्या है? व्यक्ति का वृहद रूप है, व्यक्ति का बड़ा रूप है। साथ साथ में वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि राज्य चट्टानों या बलूत के पेड़ों से मिलकर नहीं बनता, जबकि राज्य वहाँ के निवास करने वाले लोगों से मिलकर बनता है। यानी कि यहाँ पे अगर दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, इसके प्लेटो के दोनों कथनों को देखें, तो ये बात निकल के आती है कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति से बड़ी इकाई मानता है। यानी कि उसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे व्यक्ति छोटी इकाई है, उसी प्रकार राज्य क्या है? बड़ी इकाई है। यानी कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही क्या होगा? राज्य होगा। राज्य किससे मिलकर बनेगा? वहाँ के लोगों से मिलकर बनेगा।
देखिए इस बात को अगर हम आगे देखें तो गार्नर ने भी जो राज्य की परिभाषा दी थी उसने 4 तत्व बताए थे कि राज्य में क्या क्या होना चाहिए। उसने कहा कि भूभाग, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा संप्रभुता होनी चाहिए, और चौथा उसने कहा कि सरकार। ये जो 4 तत्व जहाँ पे विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। तो देखिए अगर स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या का होना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या नहीं है तो उसको हम राज्य नहीं कहेंगे। तो स्वयं वैसे ही प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहत्तम रूप है, अर्थात कोई भी राज्य चट्टानों और बलूत के पेड़ों से नहीं बनता है, जबकि वहाँ के स्थान पर निवास करने वाले लोगों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। और इसी बात के आधार पर जैसे व्यक्ति के 3 गुण होते हैं, वैसे ही प्लेटो ने राज्य के भी 3 गुण बताए हैं। राज्य के भी 3 गुण बताए हैं, जिनमें पहला है बुद्धिमता, दूसरा है साहस, तीसरा है संयम, तीसरा है संयम। और प्लेटो ने कहा जैसे व्यक्ति राज्य का वृहद रूप है, वैसे ही व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, और जैसे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं वैसे राज्य के भी 3 गुणों की प्रधानता होती है। और इन 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों का निर्माण होता है, और तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। तो राज्य में 3 वर्ग कौन कौन से बताए हैं? पहला तो है दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। दूसरा उन्होंने बताया सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग। तीसरा उन्होंने बताया उत्पादक वर्ग, तीसरा उन्होंने बताया उत्पादक वर्ग, तीसरा उन्होंने बताया उत्पादक वर्ग। यानी कि प्लेटो व्यक्ति में 3 तत्वों की प्रधानता मानते हैं, 3 गुण बताते हैं, बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही स्टेट होगा, इसलिए स्टेट में भी उन्होंने 3 गुणों की बात कही है, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम। और तीनों गुणों के आधार पर ही उन्होंने क्या बताया कि राज्य में 3 वर्गों का निर्माण होता है, जिनमें पहला है दार्शनिक वर्ग हो गया, दूसरा हो गया सैनिक वर्ग हो गया, तीसरा हो गया उत्पादक वर्ग हो गया। तो देखिए प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य में 3 वर्ग होंगे और ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे। देखिए इसको दार्शनिक वर्ग क्यों कहा गया? जैसे उसने कहा कि राज्य में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि का तत्व अधिक पाया जाता है, अर्थात उनमें इंटेलिजेंसिता ज़्यादा होती है, स्वभाव से ही वो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमानी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इसलिए राज्य में ऐसे अनेक लोगों का समूह बनता है, और ऐसे समूह बन के उसको क्या करता है कि जो बुद्धिमान होगा उसमें क्या होता है कि शासन को संचालित करने की शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में दी जाती है। और जो शासन चलाने वाला जो वर्ग होगा उसे क्या कहते हैं? दार्शनिक वर्ग कहा जाता है। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं राज्य में जिनमें बुद्धि का तत्व ना होकर उसमें शारीरिक बल अधिक होता है। इसलिए शारीरिक बल अगर अधिक होता है तो उसमें क्या होगा कि जो शौर्य की भावना होगी, साहस की भावना होगी, इसलिए वो कौन से वर्ग का निर्माण करेंगे? सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब सैनिक वर्ग क्या करेगा? सैनिक वर्ग का काम होगा कि राज्य की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना। दार्शनिक वर्ग का कार्य क्या होगा? दार्शनिक वर्ग का कार्य होगा कि राज्य का संचालन करना, राज्य का संचालन करना। उसके बाद में तीसरे गुण की चर्चा करते हैं, इंद्रिय तृष्णा। इंद्रिय तृष्णा का मतलब वह व्यक्ति जो कि महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें लोभ लालच की भावना होती है, वो क्या करते हैं? संयम उनमें पाया जाता है, और वो कौन से वर्ग का निर्माण करते हैं? उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि शिल्पी हो गए, कारीगर हो गए, व्यापारी हो गए, कृषि करने वाले हो गए, ये व्यक्ति कौन से वर्ग में आ जाएंगे? उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे, जो कि बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं। तो प्लेटो ने क्या कहा? न्याय की परिभाषा वो क्या देते हैं कि राज्य में जो लोग होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करेंगे, दूसरे वर्ग में अपना हस्तक्षेप बिना किए हुए जो कार्य करेंगे, तब राज्य में क्या हो जाएगा? न्याय स्थापित हो जाएगा। यानी कि दार्शनिक वर्ग क्या करेगा? अपना कार्य करेगा, शासन संचालन का कार्य करेगा। वो क्या करेगा? सैनिक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सैनिक वर्ग क्या करेगा? राज्य की सुरक्षा के काम करेगा। वो ना तो दार्शनिक वर्ग के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करेगा, ना ही उत्पादक वर्ग के में करेगा। उत्पादक वर्ग में जो जैसे कृषि करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा? अपने उपभोग से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन
करेगा, जिससे कि लोगों को भी अनाज की प्राप्ति हो सके। इसलिए ये वर्ग अपना काम करेगा। तो तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करेंगे और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो राज्य में चौथा तत्व आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा? न्याय आ जाएगा, जस्टिस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सब लोग जब अपना अपना काम करेंगे और राज्य के लिए अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। राज्य में किसका अस्तित्व आ जाएगा? न्याय की स्थापना हो जाएगी। देखिए प्लेटो ये भी कहता है कि साथ साथ में, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि सब दार्शनिक वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, सैनिक वर्ग का निर्माण कैसे हुआ और उत्पादक वर्ग का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए वो एक शिक्षा प्रणाली का सुझाव देते हैं, शिक्षा सिद्धांत बताते हैं कि शिक्षा जो व्यवस्था होगी, प्रथम जो स्टेप होगी उसमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाएगी, कितने वर्ष तक चलेगी। फिर उस स्टेप के बाद में एक एग्जाम होगी। फिर एग्जाम को उत्तीर्ण करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? आगे की 10 साल तक आगे के 10 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर 10 साल बाद में फिर एग्जाम ली जाएगी। फिर जो उत्तीर्ण होगा वो आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा। ऐसे ही पहले स्टेप में जो फेल हो जाएगा बंदा, वो क्या करेगा? उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा, उत्पादक का काम करेगा। दूसरी स्टेप में 30 वर्ष में अगर बंदा फेल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? वो सैनिक वर्ग का निर्माण करेगा। और आगे फिर 30 वर्ष की शिक्षा लेने के बाद में क्या होगा कि उसको फिर एग्जाम ली जाएगी। फिर वो आगे पढ़ेगा 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष के बाद में उसको 15 साल का फिर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जीवन की हर कठिनाइयों को उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, अनुभव दिया जाएगा। ऐसे 50 वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो क्या करेगा? दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगा और वही व्यक्ति क्या करेगा? राज्य के शासन का संचालन करेगा। देखिए शिक्षा सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से आगे के जो शिक्षा सिद्धांत देखेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात तो हो रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि अभिभावक वर्ग, देखिए अभिभावक वर्ग की संज्ञा अगर कहीं पे भी एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेटो अभिभावक वर्ग की संज्ञा किसे देता है, तो अभिभावक वर्ग में दोनों वर्ग आ जाएंगे, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। अभिभावक वर्ग की संज्ञा इन दोनों को इसलिए देता है क्योंकि राज्य की जो मेन भागडोर होती है वो इन दोनों के हाथ में ही होती है। इसलिए प्लेटो ने क्या किया कि अपने सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से न्याय का सिद्धांत काम करता है, ये आत्मा की वस्तु कैसे है और व्यक्ति में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और इन गुणों के आधार पर कौन कौन से वर्गों का निर्माण होता है। देखिए अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है ये न्याय का नैतिक सिद्धांत देता है। न्याय का नैतिक सिद्धांत न्याय को नैतिक मानता है। ये कानूनी दृष्टिकोण से कानूनी श्रेणी में नहीं रखता है ये, अर्थात जैसे आज के समय में न्याय कानूनी भावना के ऊपर आधारित होता है, उसी प्रकार से कानूनी भावना के रूप में न मानकर राज्य को क्या मानता है? नैतिक मानता है कि मानव स्वभाव की मांग मानता है, नैतिकता के आधार पर ही न्याय का पालन होता है। दूसरी बात करें, अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो ये कहता है कि इसमें दार्शनिक वर्ग का शासन होता है। दार्शनिक वर्ग का शासन है। दार्शनिक वर्ग का शासन मतलब राज्य की मेन भागडोर कौन से वर्ग के हाथ में रहेगी? दार्शनिक वर्ग में। और दार्शनिक वर्ग में के लोगों में कौन से तत्वों की प्रधानता पाई जाएगी? बुद्धि वाला। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो दार्शनिक वर्ग को ही वो शासन की सत्ता क्यों देने का प्रयास करता है, या फिर शासन की बागडोर दार्शनिक वर्ग को क्यों सौंपता है? क्यों सौंपता है इसका एक जवाब हमारे को उसकी हिस्ट्री में मिलता है। क्योंकि प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। और सुकरात यूनान का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता था, लेकिन उसने जो अपने उपदेश दिए, अपने संदेश दिए, वो तत्कालिक सरकार के खिलाफ थे, यानी कि उस समय की जो सरकार थी उसके अकॉर्डिंग सही नहीं थे। इसलिए उनको इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी क्या कर दिया गया? वहाँ के शासक के द्वारा जहर का प्याला पिलाकर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। इसलिए प्लेटो ने सोचा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक गलत शासक के द्वारा या फिर गलत आदमी के द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है, या फिर उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, या फिर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है, तो उससे राष्ट्र को काफ़ी बुरी क्षति पहुंचती है। इसलिए उसने सोचा कि राज्य की जो शासन की बागडोर होनी चाहिए वो इंटेलिजेंट पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हर चीज़ के हर वातावरण के अंदर वो अपने आप को समायोजित कर सके। ऐसे व्यक्ति के रूप में ही ऐसे व्यक्ति के पास में क्या होनी चाहिए? शासन की बागडोर होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि दार्शनिक वर्ग के हाथ में क्या होगा? शासन की शक्ति विद्यमान होगी। तीसरी अगर इसकी विशेषता लिखना चाहो तो लिख देना कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये कार्य विशेषीकरण का मतलब अलग अलग वर्गों के हाथ में अपने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग वर्ग के हाथ में अलग अलग सिद्धांत हैं, इसलिए कार्य विशेषता का सिद्धांत इसको माना
गया है। दार्शनिक का शासन हो गया, नैतिकता का सिद्धांत हो गया, ये इसमें विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अब बात आती है, कई बार क्या होता है कि आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं, तो इसकी आलोचना अगर करनी हो तो विशेषताओं से ही हम आलोचना बना सकते हैं। इसमें इसलिए बना सकते हैं क्योंकि जैसे कि इसमें एक आलोचना बन जाएगी, जैसे कि हमने विशेषताओं में क्या लिखा कि ये कानूनी धारणा न मानकर इसको नैतिक मानता है, तो वर्तमान समय में नैतिकता को न मानकर न्याय की धारणा किस प्रकार से होगी, कानूनी आधार पर होगी। तो कानूनी धारणा नहीं, कानूनी आधार नहीं है, इसके आधार पर इसकी आलोचना कर देंगे। दूसरा है इसका कि दार्शनिक वर्ग को समस्त सत्ता प्रदान करना अनुचित है। क्यों? क्योंकि बोले एक वर्ग क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, तानाशाही हो सकती है, ठीक है, इसलिए इसके आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। तीसरा अगर पॉइंट लें तो इसमें आ जाएगा कि इसका जो व्यक्ति का जो सर्वांगीण व्यक्ति या समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस सिद्धांत में एक व्यक्ति को एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है, यानी कि एक व्यक्ति दो कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा 20 वर्ष की अवस्था की जो प्रथम स्टेप वाली जो एग्जाम उसमें फेल हो गया, तो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा, उसको आगे और शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए व्यक्ति को समाज के ऊपर सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान समय के जो राज्य हैं उनके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, इसको वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय में तत्कालिक समय में क्या होता था कि नगर राज्यों की संख्या कम होती थी, ठीक है, आज के समय में करोड़ों लाखों में होती है, इसलिए इस सिद्धांत को वर्तमान समय में फॉलो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझ सकते हैं। जैसा कि हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं। प्लेटो ने तत्कालीन समय के जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उनको अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत इसलिए कर दिया क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, न्याय को क्या मानते थे, बाह्य मानते थे, और प्लेटो न्याय को क्या मानता है, आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है, अंतरात्मा के अंदर मानता है इसको, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि व्यक्ति में 3 प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं, बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। उसने कहा, अपना स्टेटमेंट दिया कि राज्य व्यक्ति का वृहदतम रूप है, जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही क्या होगा, राज्य होगा। अर्थात राज्य कोई चट्टानों और पेड़ों से मिलकर नहीं बनता है, राज्य बनता है वहाँ के लोगों से मिलकर। इसलिए राज्य के भी 3 गुण होते हैं, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों का निर्माण होता है, जिसमें दार्शनिक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया और उत्पादक वर्ग हो गया। दार्शनिक वर्ग शासन संचालन का कार्य करेगा, राज्य की मेन भागडोर दार्शनिक वर्ग के हाथ में होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें बुद्धि का तत्व पाया जाता है, इसलिए अपने दिमाग से, अपने विवेक से वो राज्य का शासन करेगा। सैनिक वर्ग में साहस की भावना होगी, फिजिकल फिट होगा तो क्या होगा, उसमें सैनिक वर्ग का उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, राज्य की सुरक्षा करने का काम करेगा। तीसरा जो वर्ग होगा उत्पादक वर्ग होगा, वो क्यों? क्योंकि ये ना तो सैनिक वर्ग में जा पा रहा है, ना दार्शनिक वर्ग में जा पा रहा है, ना तो बुद्धि का इनमें ज़्यादा बाहुल्य है, ना इनमें शारीरिक क्षमता अधिक है, इसलिए ये उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, राज्य के छोटे मोटे कार्य करेंगे, शिल्पी कारीगरी का काम हो गया, कृषि का कार्य हो गया, व्यापार का काम हो गया, इस प्रकार का कार्य करेंगे। अब प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है, कि बोले तीनों वर्ग राज्य में अपना अपना क्षेत्र में कार्य करते हुए अपना अपना कार्य करें और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा, दार्शनिक वर्ग अपना काम करेगा, तो राज्य में न्याय स्थिर हो जाएगा। तो राज्य में चौथा तत्व कौन सा आ जाएगा, न्याय आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।